खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी की बात करेंगे, जहां उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही मची है और तबाही के बाद बचाव अभियान ने जोर पकड़ा है। जिला प्रशासन के अनुसार सेना के 2 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर भेजा गया है। आपदा में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता है। आपदा के तीसरे दिन भी राहत बचाव अभियान जारी है। धराली की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि धराली क्षेत्र में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दलों ने 190 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। 11 सैन्य जवानों सहित कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है। 16 लोग महाराष्ट्र के जलगांव से लापता बताए जा रहे हैं। तो यह आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन धराली में चलाया जा रहा है, जहां पर केरल के 28 सैलानियों समेत कई लोग लापता है। बाढ़ के बाद अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हार्शिल में हेलीपैड डूबा है, कई रास्ते और पुल बर्बाद हो चुके हैं। सीएम धामी आज भी उत्तरकाशी में ही मौजूद है और सीएम ने धराली में ऑपरेशन का निरीक्षण किया है। इस बीच आपको बता दें कि एक के बाद एक आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया, जहां पर धराली में तस्वीरें काफी भयावह सामने आई। एकदम से बादल फटने का मामला सामने आया और धराली गांव मलबे में डूब गया और कई लोगों के लापता होने की खबर है। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी वहीं पर मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, बताइएगा इस वक्त उत्तरकाशी में जो बचाव अभियान रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज मौसम साफ है और सुबह से धूप खिली है, तो उस वजह से ये लगता है कि आज राहत और बचाव कार्य जो है वो बहुत तेजी से होंगे। और जो बाहर से सहायता वाली बात है, जो हेलीकॉप्टर कल MI-17 देहरादून में नहीं उतर पाया था और उसके साथ साथ चिनूक हेलीकॉप्टर भी उतर रहा है, जिससे भारी सामान वहां जाएगा, जो मशीनें जाएंगी, जिससे राहत और बचाव का तेज हो सके। तो ये सब चीजें आज संभव है कि हो जाए मौसम को देखते हुए, लेकिन अभी भी दुश्वारियां बहुत विकट है। वो लगा वहां दलदल हो गई है और आप ये देख लीजिए कि लगभग 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसके बावजूद कि 190 लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया, उनका इलाज कराया जा रहा है, इसके बावजूद 100 से ज्यादा लापता है और बहुत सारे तीर्थ यात्री हैं जो वहां ठहरे हुए थे और जो मकान उस सैलाब में तिनकों की तरह बह गए, उस मकान उन होटल में या गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, तो उनका भी कोई पता नहीं है और उनके साथ वाले कोई बताने को तैयार नहीं है। अभी तक स्थिति ये है। ठीक है अरुण, अभी जिन लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है वो 6 है। क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन है उस गांव की, मलबे में पूरा गांव दबा हुआ है, बहुत लंबा ऑपरेशन चल सकता है, तो जाहिर है आंकड़ा बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह वहां सैलाब आया और जो वीडियो में साफ दिख रहा है किस तरह लोग भाग रहे हैं, एक गाड़ी भी उसके बीच में जा रही है, बाद में वो गाड़ी नदी में तैरती भी दिखी। लोगों का कहना है कि उसमें भी कुछ लोग थे सवार जो उस सैलाब के साथ नदी में बह गए। इसके अलावा जिस तरह वो पूरा का पूरा जो आवासीय भवन है, होटल है, गेस्ट हाउसेज है, बाजार तबाह हुआ है, तो निश्चित तौर पर यह संख्या काफी बढ़ने की संभावना है। अरुण, सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद है लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सारी सिचुएशंस का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ आदेश और जारी किए गए हैं और खुद मुख्यमंत्री किस तरीके से तमाम चीजों पर ध्यान दे रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री लगातार जब ये सैलाब आया उसके बाद आंध्र प्रदेश की यात्रा छोड़कर सीधे घटनास्थल पर पहुंच गए और उसको वो देहरादून आ गए और वहां उन्होंने आपदा जो संचालन केंद्र है उसमें उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि इस सैलाब के 15 मिनट के अंतर जो आसपास आर्मी के कैंप थे और ITBP के कैंप थे वो लोग पहुंच गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को वहां जाने के लिए बोला
और 3 जो वरिष्ठ IAS थे उनकी ड्यूटी भी वहां लगाई है कि वो इसको देखेंगे। और गृह सचिव शैलेश बगोली को ये कहा गया है कि वो तमाम चीजों पर कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे। आर्मी है, कल देखिए मुख्यमंत्री के साथ साथ उस जगह पर NDRF की टीम भी उतरी है खाद्य सामग्री लेकर। और उसके अलावा SDRF और सेना, ITBP, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, ये सब पहले से उस जगह पे थे और वो काम कर रहे थे। तो ये अभी देखिए सभी ओर से ये कोशिश की जा रही है सबसे पहले कि किस तरह राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जाए, और अगर कोई मलबे में है या कहीं किसी के जीवित रहने की संभावना है तो उसे बचाया जा सके। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो ये उत्तरकाशी की तस्वीरें थी जहां पर धराली में ये इस आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं या फिर लापता है, उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है और सरकार इसमें पूरी नजर बनाए हुए है। आगे बढ़ेंगे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली हार्शल में गतिमान राहत एवं बचाव कार्यों की देर शाम स्मार्ट कंट्रोल रूम उत्तरकाशी में समीक्षा की है। इस बीच समीक्षा के दौरान अन्य जनपदों के जिलाधिकारी एवं शासन के उच्च अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ने हार्शल एवं धराली क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मिले। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने धराली में बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए राहत एवं बचाव कार्यों को तीव्र गति से साथ पूर्ण करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण के उपरांत मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर सभी जनपदों की आपदा तैयारियों की स्थिति की भी जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए तथा प्रभावितों को भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सामग्री शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को साफ सफाई, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाए। मुख्यमंत्री ने अवरुद्ध सड़क मार्ग को यथाशीघ्र खोलने के निर्देश देते हुए कहा कि राहत सामग्री और बचाव दलों की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाए। बहुत कम विंडो मिल पा रही है, लेकिन आज जो भी विंडो वहाँ पर पहुँचा और जो हमारा धराली के लोग और मथुरा के लोग और हमारा भगोरी गाँव वहाँ पर हरदोई के लोग सभी से भेंट हुई, सबसे मुलाकात और रेस्क्यू अभियान वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है। घायल थे उनको आज यहाँ भी शिफ्ट किया गया है, इसके लिए भी शिफ्ट किया जा रहा है और इससे इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास है सभी व्यवस्थाएँ वहाँ पर फिर से जो है सुचारू हों, उसके लिए वहाँ DM और SP अब वहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने अपना कैंप भी कार्यालय भी वहाँ पर खोल दिया है, वहाँ से सारी गतिविधियाँ चलेंगी। आज दिन भर हेलीकॉप्टरों का पहुँचना हुआ है। अभी पीछे वहाँ पर ग्राउंड में आ गए हैं और उनके साथ NHP और BRO की टीम भी वहाँ गई है। तो टीम भी हमारे यहाँ पर PWD और BRO सब मिलकर जो कैटेगरी जो गुमनामी के पास जाना है और हमारा और स्थान है गुमनामी से पहले वहाँ पर भी जो है कैटेगरी की व्यवस्था हुई, 4 कैटेगरी आ रहे हैं, उसी से भी हम लोगों ने सरकारी व्यवस्था के लिए कहा है, उनकी व्यवस्था हो रही है। तो रोड कनेक्टिविटी बनने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन अन्य व्यवस्थाएँ चलेंगी, साथ अभियान भी चलेगा। बिजली रिस्टोर करने में भी अभी परेशानी है, लगभग 12 किलोमीटर का पूरा केबल जो है उससे पावर हाउस पूरी तरह से इस आपदा में प्रभावित हुआ है। धराली पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पर, लेकिन हम लोग सारे मिलकर इस आपदा से हमारी गाँव फिर से जो है पहले स्थिति में आएगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। इस समय सभी लोगों को उनके साथ खड़ा होना है, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। देश भी खड़ा है, आदरणीय प्रधानमंत्री भी लगातार उनकी हर प्रकार से चेष्टा भी की है, हमको आश्वस्त भी किया है कि
जो भी भारत सरकार के स्तर पर सहयोग होगा सभी सहयोग उनके स्तर पर दिया जाएगा। खासकर जो सर मलबे में लोग दबे हुए हैं उनको निकालने का ऑपरेशन इसको कब तक पूरा कर लिया जाएगा? NDRF सभी लोग वहाँ पहुँच गए हैं और रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। मलबा काफ़ी ज़्यादा आया है और मलबा भी एक बार नहीं आया, लगभग 6 चरणों में। आज मुझे बताया उन्होंने कि 6 बार जो है तेज गति से मलबा आया 6 चरणों में, और उसके कारण से मलबा काफ़ी ऊपर हो गया है। उसके बाद हर्षिल और उसके बीच का जो मार्ग था वो पूरी नीचे करो। उत्तरकाशी की धराली आपदा को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि फिलहाल के लिए स्टाफ के अवकाश को रद्द कर दिया जाए। सभी डॉक्टरों को अपने जिलों में रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तरकाशी की घटना में पीड़ितों के इलाज के लिए 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों की ड्यूटी वहां पर लगा दी है। एम्बुलेंस की प्राप्त व्यवस्था भी वहां पर कर दी गई है। अस्पताल 24 घंटे वहां पर खुले रहेंगे और दवाई की व्यवस्था भी वहां पर कर दी गई है। मेरी लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक हो रही है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग में 3 महत्वपूर्ण निर्णय हमने किए। पहला तो क्या है कि सारे डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सिंग स्टाफ की, सबकी छुट्टियां जो है वो कैंसिल कर दिया है और उनको कहा है कि आपको इस मानवता के नाते जो है सबको जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो है हॉस्पिटलों में रहना है। दूसरा ये कर दिया है कि जो उत्तरकाशी की घटना है उसमें हमने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी ड्यूटी लगा दी है और 1 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टरों की वहाँ ड्यूटी लगाई है। एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे भेजी हैं, दवाइयाँ वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में भेजे हैं। हॉस्पिटल जो है रात दिन 24 घंटे खोलने के आदेश दे दिए गए हैं और अभी मैं स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी कर रहा हूँ और सारे निर्देश आज जारी किए जाएंगे और जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटलों में कोई दिक्कत होगी कहीं तो उसको भी पूरा किया जाएगा। पैसे की भी अगर कहीं डिमांड होगी तो वो भी सरकार की तरफ से पूरी की जाएगी। और अभी 3-4 दिन में हम 222 डॉक्टर जो हमारे आयोग से आ चुके हैं उनकी नियुक्ति पत्र भी बहुत जल्दी हम दे रहे हैं ताकि वो अपने अपनी जगह पे तैनाती करें। धराली आपदा के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उत्तरकाशी, देहरादून और ऋषिकेश में आईसीयू सहित सामान्य बेड आरक्षित किए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस करते हुए 3 मनोचिकित्सक धराली भेजे गए हैं। इसके अलावा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम भी धराली पहुंच रही है। तो यहाँ पर आरक्षित चिकित्सा व्यवस्था जो है वो की गई है, जिसमें जीएमसी अस्पताल देहरादून में 150 जनरल बेड आरक्षित किए गए हैं। जीएमसी अस्पताल देहरादून में 50 आईसीयू बेड आरक्षित है। कोरोनेशन जिला अस्पताल में देहरादून में 80 जनरल बेड आरक्षित किए गए हैं। इसी के साथ साथ कोरोनेशन जिला अस्पताल में 20 आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं। एम्स की अगर बात करें, एम्स ऋषिकेश में 50 जनरल बेड और 20 आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं। जो अभी उत्तरकाशी में धराली में जो आपदा घटित हुई है तो उसके अवज में जो स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं उसका मौका मुआयना करने यहाँ पे कोरोनेशन हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ। इससे पहले दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी जो है व्यवस्थाएं मैंने देखी और वहाँ पर लगभग हमारे 50 जो है जनरल बेड्स और 20 आईसीयू बेड्स तैयार हैं और सब जो है रेडी टू यूज़ हैं और जैसे ही वहाँ से लोग मूव होते हैं, सर्वाइवर्स मूव होते हैं, उनको हम इमीडिएटली मेडिकल सुविधा देना शुरू कर देंगे। साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोरोनेशन में लगभग हमारे 100 जनरल बेड्स और 20 आईसीयू बेड्स बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ पे ट्रायज एरिया भी यहाँ पे सीएमएस द्वारा बनाया गया है और गांधी में भी गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में भी एक ट्रायज एरिया हम लोगों ने विकसित किया है। तो तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो भी यथासंभव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा सकता है वो हम लोग कर रहे हैं और ये आने वाले समय में जैसे ही सर्वाइवर्स आना शुरू होंगे यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौती का सामना करने के लिए स्वास्थ्य विभाग
पूरी तरीके से मुस्तैद है। देखिए, धराली से सबसे पहला जो सबसे पास जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी पड़ता है वो PHC हरसिल है, जो कि 4 to 6 बेडेड हॉस्पिटल है। वहाँ पे हमारा स्टाफ तैनात है, लेकिन हरसिल तक का जो अभी जो मेरी CMO से भी बात हो रही है, लगातार CMO भी ग्राउंड पे हैं और लगातार मुझे अपडेट भी दे रहे हैं। भटवाड़ी से आगे जो है चड़ेती करके एक जगह है, तो चड़ेती से आगे पूरा वॉश आउट भी हुआ है। इस वजह से हमारे CMO भी नहीं पहुंच पाए हैं वहाँ पे, लेकिन PHC केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप सिंह जाधव ने एम्स ऋषिकेश की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऋषिकेश का एम्स उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मरीजों के लिए भी संजीवनी बना हुआ है। इस संजीवनी प्रदान करने वाले एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई कमी ना रहे, इसके प्रयास राज्य और केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2014 से पहले की सरकारों ने आयुष की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मोदी सरकार ने अस्तित्व में आते ही आयुष मंत्रालय की स्थापना की और पूरी दुनिया में आयुष का प्रचार प्रसार किया। ये पद्धति प्राचीन पद्धति है और इस पद्धति से होने वाले इलाज का जहां खर्च कम है, वहीं जड़ से रोग के खत्म होने की भी पूरी उम्मीद रहती है। मौके पर एम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर मीनू सिंह ने केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री से आयुष का एम्स में विस्तार करने की मांग की। आयुष के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका बहुत ही लगाव है, क्योंकि आयुष और हमारा आयुर्वेद, योगा, ये हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। सदियों से हमारे सभी ऋषि मुनियों ने पहाड़ों में, जंगलों में अपना पूरा जीवन व्यतीत करके और बड़ा संशोधन करके ये आयुष की और आयुर्वेद और योगा का निर्माण उन्होंने किया है। और इसके लिए 2014 के पहले हमारे देश में आयुष के तरफ जितना ध्यान देना चाहिए था, सरकारों ने उतना नहीं दिया। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय की स्थापना कर सभी आयुष को पूरे हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका प्रचार और प्रचार करने के लिए आयुष मंत्रालय के माध्यम से काम किया जा रहा है। अब अभी सभी जानते हैं कि लगभग 177 देशों ने योग को मान्यता दी, यूनो में उसको मान्यता मिली। 21 जून पूरी दुनिया में योग जागतिक योग दिन के माध्यम से सभी देश वहाँ पर उसको मनाते हैं, करोड़ों लोग उसमें शामिल भी हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे आयुर्वेद के भी लगभग 25 से ज़्यादा देशों के साथ हमारे MOU हो चुके, जो आपने पूछा कि आयुष का प्रचार और प्रसार बड़ी जोर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय कर रहा है। का कार्यक्रम जो है वो मान्य मंत्री जो है राज्य मंत्री हेल्थ के श्री प्रताप राव जाधव जी वो आ रहे हैं और हमारा जो पेट CT स्कैन है उसको इनॉग्रेट करेंगे। उसके अलावा वो हमारे आयुष में कुछ फैसिलिटीज ऐड की हैं, जैसे कि लाइब्रेरी और दिल्ली आयुष की फैसिलिटी, उनको भी वो इनॉग्रेट करेंगे। उत्तराखंड में बादल फटने से लगातार बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। भूस्खलन के कारण सैकड़ों सड़कें बंद हैं और नदियां उफान पर हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि गगनानी तक बारिश के कारण 16 सड़कें बंद हैं और इन सड़कों पर यातायात बहाल करने के लिए 87 JCB काम कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि कुमाऊं में 60 सड़क में भारी बारिश के कारण अवरुद्ध है और इन सड़कों पर यातायात सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। 2:15 पर बंगाली में बादल फटने से डायरेक्ट तबाही हुई। 4 भी सबसे पहले सेना वहाँ पहुँच चुकी थी और 4 जो कम्युनिटी उन्होंने रिकवर की हैं। 50 के लगभग लोग लापता है। लगातार हमारी सेना, NDRF, SDRF, आपदा प्रबंधन पूरा डिपार्टमेंट और ऐसे में पूरा तंत्र वहाँ बचाव राहत कार्य में लगा है। मैंने आज भी KNSY की सड़कों की समीक्षा की थी कि सड़कों को खोला जाए
87 जेसीबी मशीनें वहाँ पर लगी हुई और पूरी ताकत के साथ हमारा विभाग इस काम में लगा हुआ है। इसी प्रकार कुमाऊं में हमारी 64 सड़कें बंद हैं। एक पुल धारचूड़ा का पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया है, जो 36 मीटर का है, इसमें 24। मृतक उपनल कार्मिक को मिली सहायता राशि गणेश जोशी ने परिजनों को सौंपा 50 लाख का चेक। यहां पर आपको बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में स्थित कैंप कार्यालय में उपनल के माध्यम से विद्युत विभाग के कार्य करने वाले उपनल कर्मचारी धनवीर सिंह नेगी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उपनल और पंजाब नेशनल बैंक के बीच हुए करार के क्रम में 50 लाख की धनराशि का चेक मृतक के पिता बलवीर सिंह नेगी तथा उनकी पत्नी मंगीता नेगी को सौंपा है। बलवीर सिंह नेगी जो उपनल के माध्यम से विद्युत विभाग में कार्यरत था, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई और आज पीएनबी के सहयोग से जो उनका इंश्योरेंस हुआ है उसके माध्यम से 50 लाख रुपए की चेक उनको दिया गया है। क्योंकि जब से मुझे विभाग मिला है, हमारी कोशिश रही है कि अपने कर्मचारियों की अधिक से अधिक मदद की जाए, क्योंकि ये अल्प वेतनभोगी हमारे कर्मचारी हैं और सरकार की अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो इनको जो मिलने वाली पूर्व में सहायता राशि वो इनके फंड से ना के बराबर होते थे। मुझे याद है जब मैं चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।